शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट even though the reform process has strengthened resilience of India's BOP. At the same time, vulnerabilities arise with greater exposure of the economy to the rest of the world through liberalized trade and investment environment. Analyze. हिंदी में भुगतान संतुलन बीओपी क्या है? फिर एक लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें कह रहा है भले ही सुधार प्रक्रिया ने भारत के बीओपी के लचीलेपन को मजबूत किया है, साथ ही उदारीकृत व्यापार और निवेश वातावरण के माध्यम से शेष दुनिया में अर्थव्यवस्था के अधिक जोखिम के साथ कमजोरियां भी पैदा की। विश्लेषण कीजिए। ये जो लंबा सा स्टेटमेंट है इसको बहुत लोग समझ नहीं पाए। सबसे पहले क्वेश्चन का डिमांड समझना चाहिए और इस क्वेश्चन का डिमांड में ये जो लंबा स्टेटमेंट है 3 लाइन का, इसमें कुछ है ही नहीं। 1-2 लाइन ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे इवन दाउ द रिफॉर्म प्रोसेस हैज स्ट्रेंथेन्ड द रेजिलियंस ऑफ इंडियाज बीओपी। इसका मतलब कि जो रिफॉर्म प्रोसेस हाल में सरकार ने शुरू किया है वो इंडिया के बीओपी को अच्छे सिचुएशन में लाया है। एट द सेम टाइम वल्नरेबिलिटीज अराइज विथ ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ द इकोनॉमी, और साथ ही में कह रहा है कि वल्नरेबिलिटीज आई है कि अर्थव्यवस्था जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ी है, क्योंकि यहाँ अब लिबरलाइज ट्रेड हो गया है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, इस तरह की चीज है। इसका मतलब यह एक जो लंबा स्टेटमेंट है ये कहना क्या चाह रहा है? कहना क्या चाह रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि सुधार प्रक्रिया भारत ने कुछ अपनाया और जिससे कि हमारी बीओपी ठीक ठाक अभी चल रही है, और दूसरा कह रहा है क्या, लेकिन जो एलपीजी लिबरलाइज्ड हुआ है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे इसकी वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ी। इसका और इसको कह रहा है एनालाइज। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट को अगर देखते हैं तो व्हाट इज बीओपी, तो उसमें बीओपी का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना था। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसका सारा जो आइटम है उसको बतलाना था, एक डायग्राम बतला के, और उसके बाद उसके नीचे में सारे आइटम्स को एक्सप्लेन करना था। वो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जो ये 3 लाइन का स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है क्या, ये समझना जरूरी था। स्टेटमेंट अभी आप लोगों ने समझ लिया कि स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत में सुधार प्रक्रिया हुआ है बीओपी के रिगार्डिंग, जिससे कि स्थिति ठीक ठाक है। और फिर कह रहा है लेकिन चूंकि इकोनॉमी अब खुल गई है ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वल्नरेबिलिटीज बढ़ी। अब इसको एनालाइज करना था। तो एनालाइज इसका मतलब विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, तो इस पहले इसको भी समझना है कि एनालाइज करने का क्या मतलब। तो एनालाइज में इस टॉपिक के नेचर को समझिए। इसमें कह रहा है कि सुधार प्रक्रिया शुरू किया है, मतलब कि बीओपी में कोई प्रॉब्लम था, बीओपी में कोई क्राइसिस था। इसका मतलब इसके नेचर तक जाना है कि आखिर यह क्वेश्चन पूछा क्यों गया। तो नेचर ऑफ द टॉपिक पता करना है कि आखिर ये क्यों ये विश्लेषण हम कर रहे हैं। भाई कोई बीमारी होगी तभी तो डॉक्टर इलाज करेगा ना। कोई सुधार प्रक्रिया हुआ, इसका मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। तो नेचर ऑफ द टॉपिक पता करना है आपको। ये एनालाइज जो दिया हुआ है इसका मतलब यही है कि यू नीड टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ टॉपिक। आपको यह क्यों क्वेश्चन पूछा गया है इसके तह तक जाना है। इसका तय है बीओपी क्राइसिस। अब वो बीओपी क्राइसिस कब से शुरू हुआ? 1991 में हुआ। 1991 के पहले हमारी फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन कैसी थी, उसके बाद 2004-5 में कैसी थी, 2018 में कैसी थी, कोरोना के टाइम कैसा था, अभी कैसा है, ये सब सारी चीजें थी। तो विश्लेषण में आपको नेचर ऑफ द टॉपिक समझना था। इसका मतलब शुरुआत जो इसका बॉडी का होगा वो बीओपी क्राइसिस से शुरू होगा। पहला तो आपने भाग बीओपी को एक्सप्लेन कर दिया, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और उसके सारे आइटम्स, उसकी सारे मदे को एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम बना के। उसके बाद हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद जैसे ही विश्लेषण वाला क्वेश्चन आया तो उसमें अब बीओपी क्राइसिस से शुरू करना था बॉडी में। उसके बाद उसमें क्या समस्या आई, क्राइसिस आया, मतलब बीओपी क्राइसिस हुआ तो वो किस वजह से था, उसके कारण।
उसका एग्जैक्ट कारण, और उसके बाद उसमें सरकार ने क्या सुधार प्रक्रिया अपनाया, और उसके बाद कि अभी की सिचुएशन कैसी है। ये 4 हेड में आपका बॉडी एक्सप्लेन होगा। और अगर आप देखेंगे बीओपी क्राइसिस से अगर आप शुरू करेंगे 1991 में जो आपका फिस्कल डेफिसिट हुआ था, इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, आप 2005 तक ऐसी स्थिति थी कि आपके पास जो एफडीआई आ रहा था उसमें बहुत ज्यादा आपका अनरिलायबल सोर्सेस था, मतलब पार्टिसिपेटरी नोट्स से आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा था। और आपको पता है कि आपका करंट अकाउंट वल्नरेबिलिटीज क्यों होता है। करंट अकाउंट अगर डेफिसिट है, करंट अकाउंट घाटा अगर आपको है, तो यह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब समझाने के लिए थोड़ा सा जो लोग नहीं समझ रहे होंगे, और एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, अगर आप लोग आयात ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट घाटा हो जाता है। समझने के लिए बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलेट कर सके इसलिए बता रहा हूँ। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट घाटा हो गया, चालू खाता घाटा हो गया, तो इस घाटे को दूर हम लोग कैसे करते हैं। तो इस घाटे को दूर 2005 तक पता है कैसे कर रहे थे, अनरिलायबल सोर्सेस से। अनरिलायबल सोर्सेस क्या था हमारे पास, पार्टिसिपेटरी नोट से पैसा आ रहा था, वो काला धन था, हमारे शेयर स्टॉक बाजार में आ रहा था। हमें चाहिए जो यहाँ आकर रहे, गुड इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसको बोलते हैं, जो यहाँ आए, टेक्नोलॉजी भी लगाए, यहाँ फैक्ट्री में निवेश करे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे। तो अगर कोई वल्नरेबिलिटीज होगी तो वो भागेगा नहीं यहाँ से, तो हमें एफडीआई चाहिए। लेकिन 2000 डेफिसिट हुआ, क्राइसिस हुआ, फिस्कल डेफिसिट हुआ, बीओपी क्राइसिस हुआ, हम लोग स्नेक चार्मर्स कंट्री कहलाने वाले थे, ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। हमारा एक दो या जो हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं गोल्ड का, और हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं तेल का, इसकी वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है, और इंपोर्ट हमारा ज्यादा होता है, जिससे कि हमारा ट्रेड जिसकी वजह से कहीं आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मैं बार बार उसको काट रहा हूँ, लेकिन वो फोन आ जा रहा है, सॉरी उसके लिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, घाटा हो जाता है, तो घाटा क्यों हो गया और घाटा को कैसे पूरा करते हैं, यह इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों का घाटा होने का कारण है गोल्ड इंपोर्ट करना, घाटा होने का कारण है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट करना, और चूंकि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा सफिशियंसी नहीं है हमारे में, तो हमारा एक्सपोर्ट कम रह जाता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। अब करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया तो इसको पूरा कहां से करते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट आता है, वहां अगर एफडीआई है, एफआईआई है, तो हम लोगों के पास जो धन आ रहा था, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा था, वो एफआईआई के रूप में आ रहा था, जहां पर पार्टिसिपेटरी नोट से पैसा आ रहा था, और वो ब्लैक मनी होता था, जिसमें हमारी वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो वो लोग सारा पैसा एक बार में निकाल कर चले जाते और हमारा शेयर स्टॉक क्रैश कर सकता था। तो यह हमारा सिचुएशन था। इसीलिए कह रहा है कि एक तरफ जो सरकार ने सुधार प्रक्रिया अपनाया, एलपीजी लाया, फिस्कल डेफिसिट हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उससे खामियाजा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और वह ब्लैक मनी के रूप में आ रहा है, और वह भी हमारी वल्नरेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। और जो अभी इसमें रिसेंट में हुआ, सरकार 2014 में मायाराम कमेटी बनाई, मायाराम कमेटी ने एफडीआई एफआईआई के इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एफआई के डिफिनीशन को बदला, और एफडीआई अब हमारे देश में ज्यादातर आ रहा है। एफडीआई हम ये जानते हैं कि वो रिलायबल सोर्सेस है। हम लोगों ने एफडीआई का डिफिनीशन ही बदल दिया। अब छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट बाहर का हमारे लिए एफडीआई है। अब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस, अभी आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर में झांक कर देखिएगा, क्या आपने 1991 के क्राइसिस को एक्सप्लेन किया, क्या आपने
ब्लैक मनी से, जो पार्टिसिपेटरी नोट से आप करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट कर रहे थे, क्या आपने वो एक्सप्लेन किया? क्या आपने करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन किया? उसको हम कहां से मीट कर रहे थे उसको एक्सप्लेन किया? नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया। उसके बाद आप लोगों ने यह भी नहीं बतलाया कि हम लोगों का अगर करंट डेफिसिट हो गया तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इट इज व्हाट इज प्रॉब्लम कि हाउ वी मैनेज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो फिर यहाँ एफडीआई एफआईआई मायाराम कमेटी वाली बात बतानी थी कि सरकार ने अभी इसमें संशोधन किया है, अभी हमारे देश में ज्यादातर एफडीआई आ रहा है, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर है भी तो उसे हम सफिशियंसी से अच्छे इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। कोई भी बैड इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं है। 2005 तक 49% हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट था वो पार्टिसिपेटरी नोट से होता था। आज हम लोग इन सब ब्लैक मनी से फ्री हैं। आज हमारे देश में एफडीआई ज्यादा आ रहा है, एफआईआई के इम्पोर्टेंस को हम लोगों ने कम कर दिया है। इस तरह से यह क्वेश्चन कंक्लूड होता है यहाँ तक आने के बाद। तो बीओपी क्या है, अब एक बार फिर से सुन लीजिए स्ट्रक्चर। बीओपी क्या है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के मदों को, कैपिटल अकाउंट के मदों को, आइटम्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना था। यह था फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके सिग्निफिकेंस, रोल, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस को भी आप एक पैराग्राफ में बतला सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए बीओपी का संतुलन होना क्यों जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आप जो एनालाइज वाला आपका पार्ट है कि रिफॉर्म हुआ है और वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ी है, तो समझना यह था कि रिफॉर्म क्यों हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बीओपी क्राइसिस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर जो रिफॉर्म हुआ वो हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर अभी हाल ही में एफडीआई एफआईआई के दृष्टिकोण को हमने बदला है, और हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हुए कि करंट अकाउंट डेफिसिट प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर घाटा हो रहा है तो घाटा प्रॉब्लम नहीं है, घाटा को मैनेज कहां से कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। और इसीलिए उस प्रॉब्लम को सरकार ने दुरुस्त किया है, और अभी जाकर हम इस तरह से हम लोग अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम नंबर आप लोगों को दे देते हैं। मैंने जो भी बातें अभी बोली है आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए, पूछिए कि ये क्या ये सारी चीजें लिखे हैं। कहीं अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन मैं देता हूं जो करंट रिलेवेंस का टॉपिक होता है उसी से मैं देता हूं आपको। ये और भी वेबसाइट पर यह क्वेश्चन मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन आप लोग आंख बंद करके उसके आंसर्स को जो कॉपी करते हैं वो भी मुझे पता चलता है। वो जो आंसर तैयार किया जाता है ना, वो आप ही हमारे जैसे कुछ बच्चे लोग तैयार करते हैं जो यूपीएससी में फेल हो गए हैं। उनको 10,000, 20,000, 25,000 पर ऐसे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को तैयार करने के लिए काम पे रखा जाता है। अब वो सही होगा, 100% सही होगा, 200% सही होगा, यह मान के आप लोग सीधे उसके आंसर्स को कॉपी कर लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वह लड़का खुद क्वेश्चन नहीं समझा है और उसने एक्सप्लेन कर दिया चीजों को कि इस क्वेश्चन को इस ढंग से लिखो। तो किसी चीज के अगर तह तक पहुंचना है तो उसके लिए कंसेप्ट जरूरी है। जो लोग कोर्स से जुड़े हुए हैं वो प्लीज बीओपी वाला चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। और मैंने यह हिंट दे दिया है, जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं अभी तक इतना पढ़े हैं आप, अच्छा थोड़ा सा बीओपी पे रिसर्च कीजिए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप इसको काम करिए, इसको फिर से लिखिए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बीओपी रिफॉर्म वाले में थोड़ा सा आप ये भी डाल सकते हैं कि जो सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाया, अभी गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड लाया, ये सब डाल सकते हैं आप, ये सब भी सुधार में आएगा। सरकार ने सोने के इंपोर्ट को कम करने, और ये पेट्रोलियम रिजर्व वाला भी दे सकते हैं। सरकार जानते हैं आपके मोदी सरकार ने बड़े बड़े रिजर्व तैयार किए हुए हैं, आपके पेट्रोल के दाम को कम या ज्यादा, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन होने नहीं देगा। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व तैयार किया हुआ है, वही तेल का कुआं लीज पे ले लिया है। तो ये सब भी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कंटेम्प्रेरी अभी न्यूज़पेपर वगैरह में आता है। तो ये सब चीज लिखेंगे तो फिर आपका मजा आ जाएगा, नंबर मिलेगा। मतलब मैं 32 नंबर देना चाहता हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी को 32 नंबर नहीं दिया है। मैं 26-27 तक रुक जाता हूँ। तो जो इस तरह से लिखेगा वो 31-32 पाएगा। तो आप देखिए इसमें
चलिए, इसमें इस क्वेश्चन में कोई कुछ कहना चाहते हैं? सूरज, सुमित, पीयूष, कुछ कहना चाहते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग इज एन एक्शन थिंक टैंक देन जस्ट ए थिंक टैंक। यह क्वेश्चन भी मैंने एक वेबसाइट से उठा के दिया, और कुछ लोग जो स्मार्ट बनते हैं वो सारा वहीं से कॉपी करते हैं और गड़बड़ हो जाता है। इवेलुएट मैंने दे दिया था, वहां था क्रिटिकली एनालाइज, अब मैंने यहाँ दे दिया इवेलुएट। अब सब चीज का मतलब होता है, इवेलुएट का मतलब मूल्यांकन करना। मूल्यांकन, जैसे मैं आपको बोलूं कि सूरज का मूल्यांकन किया जाए, सूरज का इवेलुएशन किया जाए, तो सूरज का बाल कैसा है, सूरज का आंख कैसा है, नाक कैसा है, दाढ़ी कैसी है, ये हुआ मूल्यांकन। मतलब यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। और यह एक बड़े पैराग्राफ में नहीं होगा, ये छोटे छोटे पैराग्राफ में होगा। अगर आप इसको बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखते हैं तो आप इवेलुएट के पार्ट को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इवेलुएशन का मतलब है मूल्यांकन, तो आपको पूरा टेलीस्कोप लेके उसके हर एक पार्ट को झांकना है। अब ये बड़े बड़े पैराग्राफ में इसके साथ जस्टिस नहीं हो पाती, तो क्रिटिकली एक, और यह क्वेश्चन जो दिया हुआ था जहां वहां था क्रिटिकली, क्रिटिकली का मतलब समालोचना, कि इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है वो दोनों पहलू को बतलाना था। तो वहां जो चीज एक्सप्लेन किया हुआ था आप लोगों ने उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्रिटिकली एनालाइज में वहां पर आपको दिया हुआ था प्लानिंग कमीशन में क्या अच्छा है, नीति आयोग में क्या अच्छा है, प्लानिंग कमीशन में क्या खराब था, नीति आयोग में क्या प्रॉब्लम था। आप लोगों ने सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया क्रिटिकली एनालाइज का। क्रिटिकली एनालाइज ये था ही नहीं, ये था इवैल्यूएशन। और पहले हमने दे दिया, चूंकि 40 नंबर का मुझे क्वेश्चन बनाना था, तो मैंने अलग से एक क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन। अब एक क्वेश्चन तो इसमें अलग है, और नीति आयोग वाला क्वेश्चन इवेलुएट में दे दिया। इसका मतलब नीति आयोग के हर पहलू को, जहां जहां उसका बेनिफिट है, उसके हर पहलू को एक्सप्लेन करना था, उसके सिग्निफिकेंस को, उसके रोल को, हाउ सिनेरियो बिकेम चेंज्ड आफ्टर नीति आयोग, परिवर्तन कैसे आया, क्या नया चीज कर रहा है, वो बतलाना था सेकंड पार्ट में। और पहले पार्ट के साथ किसी ने जस्टिस नहीं किया है, लैक ऑफ कंसेप्ट के कारण ऐसा हुआ है। प्लानिंग कमीशन के साथ, शॉर्टकमिंग्स के साथ आप लोगों ने जस्टिस नहीं किया है। आप लोगों ने बच्चों वाला आंसर लिखा है। बच्चों वाला आंसर का मतलब कि प्लानिंग कमीशन डेवलपमेंट नहीं हुआ, या डिसेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड, इस टाइप के कुछ पॉइंट्स। मेन जो शॉर्टकमिंग्स था प्लानिंग कमीशन को बंद करने का, हटाने का और नीति आयोग को रिप्लेस करने का, वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पॉइंट था, सहकारी संघवाद। यहाँ पर एक टीम अप्रोच नहीं था कि ये भाई जब नीति आयोग के लिए जो चीज अच्छा है वही यहाँ पर कमी होगा ना, आप यहां से कर सकते हैं स्टार्ट। यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं था, यहाँ पर टीम अप्रोच नहीं था, यहाँ पर ऊपर से आरोपित चीजें होती थी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लानिंग कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी usurped the role of constitutional body फाइनेंस कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो कि एक संवैधानिक संस्थान नहीं था, वह कैबिनेट के एक प्रस्ताव से पास हुआ था और वह काम कर रहा है। मतलब जनता ने वहां पर किसी भी चुना हुआ प्रतिनिधि को नहीं बिठाया था, वह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। और वह फाइनेंस कमीशन जो संवैधानिक संस्थान था, उसके कार्यों में उसका रेगुलर हस्तक्षेप होता था। फंड के एलोकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपके बड़े बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह देश के जीडीपी में 13 से 14% तक का कंट्रीब्यूशन करते थे, और उनको फंड का जो एलोकेशन होता था वो 8% का होता था। जम्मू कश्मीर जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, और वह जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, और उसको पूरे जीडीपी, उसको पूरे फंड का लगभग 14% एलोकेट कर दिया जाता था, अकॉर्डिंग टू whims and fancies, according to political inclination, political favoritism, इसके आधार पर फंड का एलोकेशन कर दिया जाता था।
अब फाइनेंस कमीशन किस लिए बना था? उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, किसको ज्यादा धन देना है, किसको कम देना है, रेगिस्तान है, जंगल है, और भी क्या क्या प्रोविजन है, SC ST है, कि क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर फाइनेंस कमीशन रिसोर्स का एलोकेशन करता है। और यहाँ प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सर्व द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब यह अनडेमोक्रेटिक था, यह चुना हुआ प्रतिनिधि यहाँ नहीं था। यहाँ कोई जो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे या कोई और भी था, ये सारे लोग जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव, ये चुने, ये एक किचन कैबिनेट की तरह काम करता था। जो पार्टी सत्ता में होती थी वो कुछ लोगों को, कुछ फेवरेट लोगों को वहां बिठाती थी, जो लोग पूरे देश के लोगों के लिए डिसीजन लेते। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम, शुरुआत करना है कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म से, नीति टीम अप्रोच नहीं था उससे। उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लानिंग कमीशन हैज सर्व द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, और इसमें एक फंड जो प्लानिंग कमीशन के पास, ये बहुत सारे आर्टिकल आज भी गूगल करोगे ना तो बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे कि प्लानिंग कमीशन जो पैसा बांट देता था राज्यों को, कुछ राज्य ऐसे निकम्मे राज्य होते थे कि वो प्लानिंग कमीशन पैसा बांट दिया, वो पैसा लेके बैठा रह जाता था, वो काम ही नहीं करता था। तुम्हारा बिहार, तुम्हारा झारखंड, ये सब प्लानिंग में जो पैसा मिला इसको खर्च ही नहीं करता था। ये लोग अपना इधर उधर में रह गया, खर्च नहीं किया, तो 5 साल वो पैसा अनयूज्ड तुम्हारे स्टेट के पास रह गया। 5 साल के बाद वो पैसा प्लानिंग कमीशन हिसाब लेगा और बाद में देखा जाएगा कि दूसरे राज्य को देना है कि किसको देना है। और जो दूसरा राज्य गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जो डेवलप कर रहा है, तेजी से पैसा खर्च कर रहा है, तुम लोग सोचो कि आज हम लोग इतने अंडर डेवलप्ड हैं, आज कोई भी राज्य अगर पैसा खर्च करना चाहे, लाखों स्कोप है पैसा खर्च करने के, लेकिन पैसे की हमारे पास कमी है। और यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको प्लानिंग कमीशन पैसा दे रहा है, चूंकि वो निकम्मे हैं, चूंकि उनमें विजनरी नहीं है, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कोई अपना प्लान नहीं बना रहे हैं, और जिसकी वजह से पैसा अनयूज्ड रह गया उनके पास। उन पैसों का सोचो, देश का विकास करना है, तेजी से विकास करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य था हमारा 2024 तक, और प्लानिंग कमीशन अगर नहीं हम बदलेंगे, नहीं हटाएंगे, तो ये कैसे पूरा होगा जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और उस लिमिटेड रिसोर्सेस को ये लोग यूज नहीं कर रहा है। अब अगर यूज होगा तो वो 5 साल के बाद होगा। और नीति आयोग ने यहीं पर चेंजेस क्या किया कि अगर कोई राज्य को पैसा दिया जा रहा है, वो उसका परफॉर्मेंस नहीं ठीक है, तो कोर्स करेक्शन मेजर्स के तहत उससे पैसा लेके किसी दूसरे राज्य को दे दिया जाएगा जो पैसा खर्च कर रहा है। इसका मतलब अपने देश के संसाधनों का मैक्सिमम यूज होगा, आपके रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज होगा। तो ये सारे मेजर शॉर्टकमिंग्स थे प्लानिंग कमीशन के, इसी की वजह से यहीं पर इनका प्रॉब्लम था, जिससे देश का विकास हैम्पर हो रहा था। प्लानिंग कमीशन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस का बनाया हुआ था तो मोदी ने खत्म कर दिया, नहीं, इससे देश का विकास, डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो पा रहा था। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जहां पर फंड के यूज को लेकर सवाल किया गया है कि फंड लेके राज्य बैठ जाते हैं। तो यह देना था, इसको एक्सप्लेन करना था। तो ये सब सारी चीजें आपको मिश्रापुरी और ये कौन एक TMH वगैरह, ये सब किताब में नहीं मिलेगा भाई। वो सब किताब किसी जमाने में लिखी गई है, रेगुलर अपडेट भी नहीं होता है। ये सब चीजें अप्लाइड चीजें हैं, न्यूज़पेपर की चीजें। इकोनॉमी अगर समझ रहे हैं, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें डिराइव कर लेंगे। इसीलिए क्लास का डिस्कशन इंपॉर्टेंट, और ये मैंने सारा चीज सब एक्सप्लेन किया हुआ है। इन सब चीजों को समझिए और कुछ अच्छे आर्टिकल, कुछ अच्छे रीडिंग्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग समझ में आया? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए पीयूष। वो एक बताए थे आप कि जैसे केंद्र में अगर कांग्रेस का सरकार था तो बीजेपी शासित राज्यों को पैसा नहीं एलोकेट किया जाता। हाँ, वो भी दे सकते हैं। तो वो सब लेस रिलेवेंट पॉइंट हुआ, थोड़ा सा नीचे देंगे। बहुत ज्यादा हम लोग क्रिटिकल नहीं होते हैं किसी भी चीज के लिए। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि मान लीजिए फेवरेटिज्म हो गया, तो उसमें आपको
मैंने जो पॉइंट बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सर्व द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो वहीं पर आप थोड़ा सा दे दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू विम्स एंड फैंसीज फंड का एलोकेशन होता था बिना कांग्रेस और बीजेपी का नाम लिए, क्योंकि वो क्लास में मैंने समझाने के लिए बोला होगा, थोड़ा सा पार्टी का नाम लेना सही नहीं। ठीक, ओके सर। चलो अब तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द। अच्छा, इस बार का क्वेश्चन कैसा लगा था आप लोगों को थर्ड टेस्ट का? अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा लिखने में? हाँ इसमें सर अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था सर। चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि अभी अब एक बार कंसेप्ट का टेस्ट लिया मैंने, बेसिक चीजें ली, दूसरा 2 टेस्ट लिया, पहले भी 3 टेस्ट हम लोगों का हुआ था, तो सारा ऊपर ऊपर का क्वेश्चन लगभग मैंने दे दिया। तो अब लगा कि इन बिटवीन द लाइंस भी देना चाहिए, कुछ थोड़ा आप लोग बेहतर करें, उसको सोच पाए, और ये डिस्कशन का, ये क्वेश्चन लिखने का आप लोगों को बहुत फायदा होगा। पिछले बार भी 7th to 10th में जो भी लोगों ने लिखा था वो सब रिजल्ट में आए, लगभग सब रिजल्ट में आए। मेंस दिए, मेंस पास किए, इंटरव्यू दिए, कुछ लोग का इंटरव्यू में रह गया। सुमित तुम भी तो इंटरव्यू दिया था ना बाबू? सर मेरा मेंस में नहीं हुआ था सर। अच्छा, मेंस नहीं हुआ तुम्हारा? ऐसे तो बढ़िया रहता था कॉपी। देखो इस बार, अच्छा तुम देख के लिखते हो या अभी सारा कॉपी खुद से लिख रहे हो? नहीं अभी तो खुद से लिख रहा है सर। चलो देखना, कभी कभी मुझे शक होता है तुम्हारे कॉपी पे, ठीक है? एक्चुअली सारा हम चीज इतना बेहतर कैसे लिख पाता है? सर हम जब से ये नहीं हुआ था सिलेक्शन तब से लगातार इकोनॉमिक्स पर ही मेहनत कर रहे थे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बार रिजल्ट निकालना है, ठीक है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एसएमईज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एसएमईज? भारत के आर्थिक विकास में एसएमईज के महत्व की व्याख्या करें और एसएमई की समस्या क्या है? सिग्निफिकेंस में रोल तो बहुत आसान है कि भाई जीडीपी में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने लोगों ने, सभी लोगों ने ये काम किया है, लेकिन प्रॉब्लम्स ऑफ एसएमईज में फिर फंस गए। अब जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ एसएमईज है तो सभी ने लिखा है, बिजली की समस्या है, विजनरी नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट्स जो जनरल, इन जनरल सारे किताबों में है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ कंटेम्परेरी अप्लाइड पॉइंट्स देने जरूरी थे। जैसे अगर छोटा लघु उद्योग का समस्या है, तो जो समस्या आज से 20 साल पहले था भाई, वही समस्या तुम आज अगर आंसर में लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेगा। अभी हाल में समस्या नहीं है लोग लघु उद्योगों। निर्मला सीतारमन लॉकडाउन के समय लोन नहीं बांट रही थी इन लोगों को, तो कोई समस्या आया होगा तभी तो बांट रही थी लोग। तो आप लोगों ने ना अप्लाइड पार्ट पकड़ा नहीं है इसमें, आप लोगों ने रिसेंट में एसएमईज के जो समस्याएं हैं उसको नहीं लिखा है, उसको भी लिखिए। के साथ साथ अप्लाइड कारण भी लिखिए। जैसे जब पहला में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण, उस समय बहुत बड़ा झटका लगा छोटे उद्योगों को। ये लोग 10 लाख 20 लाख 30 लाख हमेशा कैश रखता है, और उसी के कैश से ये लोग कच्चा रॉ मटेरियल खरीदता है और अपने प्रोडक्शन को अंजाम देता है। ये लोग ऐसा नहीं है, कैपिटलिस्ट नहीं है कि ये बैंक से लोन लेगा और उसके बाद ये अपना सारा अकाउंट मेंटेन करेगा, सब सीए के पास जाएगा, इस तरह का इन लोगों का नहीं। ये हमेशा हार्ड कैश रखता है। कूलर का धंधा आया, गर्मी का दिन आया, कुल 10 लाख रुपया कूलर में लगा दिया, कूलर के बिजनेस, और वो कैश ही रखता है। ठंडा का दिन आया, जैकेट का कंपनी खोल लिया, जैकेट बनाना शुरू कर दिया, टोपी बनाना शुरू कर दिया। ये लोगों का रॉ मटेरियल सारा कैश से खरीदाता था। अब जैसे ही विमुद्रीकरण हुआ और इन लोगों को लगना पड़ा लाइन में, ये लोग हो गए परेशान, और परेशान हो गए तो बहुत सारे लोगों को जो कच्चा माल खरीदना होता था वो अब खरीदे कहां से, वो तो नोटबंदी में लगा हुआ है। तो ये लोग को इन सब चीजों में जब दिक्कत आई तो इन लोगों ने फैक्ट्री सोचा कि चलो हम महीना 2 महीना बंद कर देते हैं, देख लेंगे फिर बाद में। इसमें जितने मजदूर लगे हुए थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, हतोत्साहित हो गए, शहर में अचानक बेघर हो गए, शहर में अचानक नौकरी चली गई, और फिर ये लोग अपने अपने घर को लौट आए।
और जब ये लोग अपने घर को लौट आते हैं, उन्हें वहां प्रॉब्लम होती है, घर को लौट आते हैं तो इन्हें जाने में भी दिक्कतें होती है, ये फिर जाने से कतराते हैं। तो लेबर की भी समस्या हुई, बाद में जब वह फिर ओपन हुआ तो वहां लेबर की भी समस्या हुई। मनरेगा में तो इधर सब लोगों को मिल ही रहा है, खाना पीना राशन पानी मिल ही जा रहा है, तो दूसरा समस्या लेबर का हो गया। खुलने के बाद डिमोनेटाइजेशन का सिचुएशन सही होने के बाद लेबर की समस्या हो गई, और यह सब सही था। उसके बाद 16 में किया था डिमोनेटाइजेशन, कब किया था? 8 नवंबर 2016, ऐसा ही था ना। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को देखो जीएसटी आ गया। अब जीएसटी नहीं खराब चीज है, लेकिन पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी आप बोल सकते हैं, जीएसटी का खराब क्रियान्वयन, क्योंकि सरकार ने इसको माना, सरकार ने इसमें सुधार किया। पहले 36 और प्लस 1 37 रिटर्न एक साल में फाइल करने होते थे, अभी 12 प्लस 1 13 रिटर्न फाइल करने, महीने में 3, महीने में 1, और पूरा महीने पहले था महीने में 3, तो 12 तिहाई 36 हो जाता था, और 1 ओवरऑल तो 37 रिटर्न। अब जो ये व्यापारी कच्चा व्यापारी, ये सब अनपढ़ आदमी, ये लोग जो एसएमई संभालता है, और ये अब इसको तुम 37 रिटर्न भरने बोल दो तो ये परप्लेक्स हो गया, फंस गया बेचारा, इसको घबरा गया ये। बाद में सरकार ने इसमें 1 महीने में 1 बार और फिर फाइनल ओवरऑल 1 बार, इसका मतलब 13 रिटर्न फाइल करने पर मंजूरी दी। इसका मतलब जीएसटी जैसे ही आया तो इनको समझने में दिक्कत लगी, इतना इतना रिटर्न फाइल करना, ये वो, इसमें ये रेड टेपिज्म में फंस गए, तो इससे भी फर्क पड़ा। तो 16 में डिमोनेटाइजेशन, 17 में आपका पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इससे भी फैक्ट्रियां बंद हुई, इससे भी वो लोग घबरा गए, रोक दिए काम थोड़े दिन के लिए। और उसके बाद कोरोना आया आपका, और कोरोना में तो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स आ गया, आपका सप्लाई सिस्टम ही हो गया चाइना लॉकडाउन की वजह से। और कोरोना में आपने देखा कि कैसे मजदूर वीआईपी पे और इधर उधर पैदल चल कर आ रहे थे, और वो लोग दोबारा कसम खा लिया, धरती कसम माँ कसम खा लिया कि अब दोबारा कभी शहर नहीं जाएंगे, कान पकड़ लिया वो लोग, और फिर से लेबर की समस्या आ गई। इन्हीं सबको सुधारने के लिए निर्मला सीतारमण लोन का पिटारा खोल के बैठी थी, इन्हीं लोगों को रिवाइव करने के लिए। ये लोग हिम्मत हार चुका था, और अगर यह लोग आज देश में जितना एम्प्लॉयमेंट ये लोग जनरेट कर रहा है, छोटा उद्योग, इतना कोई नहीं कर रहा। अगर ये लोग अपना देश, पता है कोरोना में कैसे संभला? इन्हीं लोगों की वजह से। बड़े बड़े इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं यार, बड़ा इंडस्ट्री तो अपना कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री अपना मुनाफा में कमाने में लगा है, कुछ लोगों को वो रोजगार देता है। लेकिन देखो, नजर उठा के देखो, देश के कोने कोने में कितने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना लगा हुआ है। और वो ऐसी घटनाओं से, डिमोनेटाइजेशन से, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी से, कोरोना से, लॉकडाउन से बर्बाद हो गया। लेबर की समस्या बार बार आने लगी, रॉ मटेरियल खरीदने की समस्या हो गई, प्रोडक्शन हैम्पर हो गया, और इसके बाद ये लोग दोबारा हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि फिर से पूंजी लगाई जाए। तब सरकार ने इनको लोन का सहारा देकर कि भाई करो, कुछ काम करो, और इस तरह से इन लोगों का मदद करने का कोशिश किया। तो यह था प्रॉब्लम्स ऑफ एसएमईज, जो कि अप्लाइड होता कंटेम्प्रेरी अगर आप शामिल करते चीजों को तो। बाकी पुराना लिखिए, बिजली की समस्या है, ऋण नहीं मिल पाता है, लोन नहीं मिल पाता है, उसकी समस्या है, इजी लोन नहीं मिल पाता है, ये सब चीजें लिखिए। उसके बाद अब बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? सर एक दिक्कत है। हाँ बोलिए। सर जी, सब विमुद्रीकरण को समझाते हैं तो एग्जाम्पल को लेके आप समझा देते हैं और हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन जब हम लिखने लगे थे तो हमको पता नहीं चल रहा था कि उसको एक्सप्लेन कैसे करें, फिर हमको एग्जाम्पल लेना पड़ता। नहीं, इसी तरह से लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे लिखेंगे आप प्रॉब्लम्स ऑफ एसएमईज में डिमोनेटाइजेशन हेडिंग देंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि डिमोनेटाइजेशन, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस who does their business with hard cash, they face problem in managing their cash. They need to exchange their hard cash with bank.
they became perplexed, वो घबरा गए, उनको लगा उनको मतलब यह लगा कि हाउ टू मैनेज दिस थिंग, और इस तरह से आप चीजों को लिखेंगे एक एक लाइन बना के। जो चीजें हैं वो वैसे ही लिखेंगे। मैंने तो नोट में दिया भी हुआ है मेरे ख्याल से, डिमोनेटाइजेशन वगैरह एक्सप्लेन किया है, आप देखिएगा। आप लिए हुए हैं ना उसको? सर हिंदी नोट नहीं आ पाया है ऐप पे। अच्छा हाँ, एसएमएस का हिंदी में अभी चला जाएगा बाबू, 1-2 दिन में चला जाएगा। ठीक, पबैड का भी नहीं आ पाया है सर। पबैड का तो चला गया है, देख लो अपलोड हो गया है पबैड। अच्छा पबैड का हिंदी में अपलोड हो गया है, इकोनॉमिक्स वाला अभी ये सब सारा 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखो। जैसे ये क्वेश्चन मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, और एक्सपेरिमेंट इस तरह का था कि जैसे आपको एक क्वेश्चन आया ऐसे ऑन बजट, और बजट में क्वेश्चन था कि आप राजू क्वेश्चन पूछा जी, ये बोल रहा हूँ एमएसएमई का जब प्रॉब्लम हम बताएंगे सर, तो सॉल्यूशन भी क्या एग्जाम में लिखना चाहिए सर, कि सरकार द्वारा क्या इसका समाधान किया गया? उसको वे फॉरवर्ड में लिखते हैं कि सर ये सारी, जैसे कोई अगर सरकार ने समस्या का समाधान कर दिया तब तो वो प्रॉब्लम नहीं रह गया, लेकिन जैसे जो प्रॉब्लम हुआ वो तो हम बतलाएंगे ना कि ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद वे फॉरवर्ड में कंक्लूड करते समय लिखेंगे कि हालांकि सरकार ने ये प्रयास किए हैं इसके लिए, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन जैसे सर गरीबी है, बेरोजगारी है सर, तो उसमें भी रहता है कि क्या कारण रहे हैं बेरोजगारी का या गरीबी का, तो सरकार सर इसके लिए बहुत सारे योजनाएं या कार्यक्रम चलाती है सर। तो जैसे सवाल में पूछा गया सिर्फ समस्या या कारण सर, तो क्या हमें उपाय भी देना जरूरी है या फिर बिना उपाय का सवाल कंप्लीट माना जाएगा? जैसे जो पूछा जाए वो बतलाना है। आपको गरीबी का कारण पूछा जा रहा है, आप गरीबी का कारण बतलाइए, गरीबी क्यों दूर नहीं हो पाई है पूछा जा रहा है वो बतलाइए। लेकिन मिलाने के लिए कहीं कहीं पर आप यह लिख सकते हैं कि ये सब सरकार के ये हल्के उपाय हैं जो गरीबी दूर करने के लिए किए गए। चूंकि 40 नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं मिलाने के लिए, लेकिन आप अगर हेडिंग बना के गरीबी के कारण पूछा गया है और आप हेडिंग दे दे के बतला रहे हैं कि सरकार ने गरीबी दूर करने के क्या उपाय किए हैं, तो एग्जामिनर चकरा जाएगा, कहेंगे पूछ रहे हैं इससे गरीबी का कारण और लिख रहा है कि गरीबी सरकार ने दूर कैसे किया, है ना। तो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना। आपका ये समस्या है राजू, आपको मैं ये सारी चीजें लिखता हूँ कई बार दिमाग, आपने जो भी चीजें अच्छे से पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जो भी चीजें आपने अच्छे से पढ़ी है, कोई भी क्वेश्चन आता है आप पूरा जितना उसके बारे में जानते हो आप सब लिख देते हो। ये आपका समस्या है, आप क्वेश्चन समझा करो और उसके बाद लिखा करो। मतलब मैं यही तो सीखने के लिए तो टेस्ट दे रहा हूँ ना सर। हाँ वही हम बता रहे हैं कि ये रिमार्क्स देते हैं तो इस पे आप काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है, राइट एन एसे ऑन डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल, लोगों के विकास से प्रेरित विस्थापन पर एक निबंध लिखें। इस क्वेश्चन में मैंने एक एक्सपेरिमेंट 7 to 10th जेपीएससी में आपको एक क्वेश्चन आया कि राइट एन एसे ऑन बजट, तो भाई बजट एक टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ था, कहता है कि उस पे ऐसे लिखो। अब सब लोग घबरा गया कि भाई बजट पे क्या ऐसे लिख, भाई बजट में जो इनकम जहां से आता है, जो एक्सपेंडिचर सरकार करती है, जो डेफिसिट हो जाता है, सरकार बजट को बनाती कैसे है, बजट के प्रकार क्या क्या होते हैं, यही सब लिखना था। हाल ही में एफआरबीएम आया है, यही सब लिखना था। लेकिन बच्चा सोचा कि ये तो हम पढ़े नहीं है, ये क्या लिख क्वेश्चन पूछ दिया कि एसे ऑन बजट, और बहुत बच्चा उस क्वेश्चन को टच नहीं किया। और दूसरा शायद उसका अल्टरनेट चॉइस जो था वो नेशनल इनकम था, और लोगों ने नेशनल इनकम का क्वेश्चन किया। और पहले भी मैं बतलाते आता हूं कि नेशनल इनकम जैसे क्वेश्चन के आंसर में ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं,
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आंसर नहीं मिलता, लेकिन राइट एन एसे ऑन बजट जो था उसमें आपके पास तमाम स्कोप था अपने हुनर को दिखाने का कि आप बजट को क्या समझते हैं। बजट है तो इनकम कहां से है, एक्सपेंडिचर कहां से है, डेफिसिट कहां से है, डेफिसिट कितने तरह के होते हैं, इन डेफिसिट को सरकार पूरा कैसे करती है, हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं, बजट के कौन कौन से भी प्रकार भारत सरकार उपाय में ला रही है, इस बजट को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए हाल ही में सरकार ने क्या उपाय फिस्कल मेजर्स लिए हैं, FRBM आया है, एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट आई है, इस तरह से कह के हम बजट का ऐसे कंक्लूड करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि यह सिलेबस में सीधा दिया हुआ है, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अब मैंने दे दिया ए से लिखो, ए से के लिए क्या होता है, आपने पकड़ा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और पूरा विस्थापन को पकड़कर लिख दिया कि विस्थापन हो रहा है, गलत हो रहा है, गरीब गुरबा का नुकसान हो रहा है, पूरा एकदम जो भी चीज जान रहे थे उसमें वो अभी चल रहा है टाइगर जयराम महतो वाला, कुछ लोग उसके फॉलोअर होंगे, उसका भी कुछ आया दिमाग में, वो भी लिख दिए अपना बढ़िया है। लेकिन ऐसे का एक फ्रेमवर्क होता है, ऐसे हमेशा फ्रेमवर्क में लिखा जाता है, उसके डायमेंशन होते हैं। ऐसे विदाउट फ्रेमवर्क, विदाउट डायमेंशन, ये चौक चौराहा पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, एक गांव के चौपाल पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट लिए और बोलने लगे, या भाषण नहीं दे रहे हैं हम लोग रैली में। यहाँ पर ऐसे का फ्रेमवर्क हमें बनाना, और फ्रेमवर्क में सबसे पहले भैया टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बतलाइए। पहले डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या दर्द है, ये बतलाइए कि झारखंड में कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, सरकार उसको एक्सप्लोर करेगी, तो भाई जाने अनजाने डेवलपमेंट का साइड इफेक्ट है डिस्प्लेसमेंट। जब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब कितने तरह से विस्थापन हो रहे हैं, मिनरल्स के लिए हो रहे हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रहा है, या कुछ प्राकृतिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। झारखंड में बहुत तरह के डिस्प्लेसमेंट हैं, तो टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट को पकड़िए और जितने भी तरह के डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्सप्लेन कीजिए इसके तहत। उसके बाद दूसरा जो डायमेंशन होगा, फ्रेमवर्क होगा इसका एसे का, वो होगा इफेक्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक एक करके इसके प्रभाव को बतलाइए। ये चारों पॉइंट लिखिएगा, मैं अभी चारों जो फ्रेमवर्क बतला रहा हूं। पहला मैंने बोला इंट्रोडक्शन डिस्प्लेसमेंट से, फ्रेमवर्क फिर स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन के प्रकार से। क्वेश्चन को लिखने की फिर से कोशिश कीजिएगा, मैंने नोट्स में वैसे दिया है और आप लोग करिएगा इसको। उसके बाद दूसरा इफेक्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का प्रभाव। अब हम बतलाएंगे कि कैसे गरीब को समस्या हो रही। इसमें समस्या आप लोगों ने बतलाया, लेकिन जब मुआवजा गरीब ले लेता है और मुआवजा लेने के बाद भी, अरे भाई किसी को अगर कैश दे दिए तुम लोग 20 लाख 50 लाख, तो हम सॉल्यूशन थोड़ी ना निकल गया। तुम्हारा कोई दुकान है, चलता फिरता दुकान है, और तुम्हारे दुकान को मैं कहूं कि जबरदस्ती कि लो 50 लाख मुआवजा, तुम्हारा दुकान कल से सरकार का हो गया। तुम्हारे बाप दादा ने उस दुकान को बनाया था, आगे तुम्हारे बच्चे भी उस दुकान से बेनिफिट लेंगे, रेंट आएगा तुम्हारा, और आज सरकार ने तुम्हें मुआवजा देकर, रोड चौड़ा करना है, मुआवजा देकर उस दुकान को तोड़ दिया, तुम्हें 40 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन वो 40 लाख रुपए लेकर तुम कहीं अगर दूसरी जगह दुकान बनाए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो तेरा तो पैसा खराब हो गया। तो सरकार यह नहीं समझ रही है डिस्प्लेसमेंट में। आपने जब प्रभाव जब बतलाया है, तो ये इस पॉइंट को सब लोग मिस किए, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पर आप एक ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। इफ प्रभाव जब होता है तो प्रभाव इस तरह का होता है कि डिस्प्लेसमेंट मुआवजा दे भी दिया, उसके बाद भी उस पर प्रभाव है। मुआवजा देना कोई सॉल्यूशन नहीं, इसमें सरकार वे आउट कर सकती है, सरकार रेंट दे सकती है उसको, उसके दुकान का। क्यों हम एक बार मुआवजा, एक लमसम मुआवजा लेके मान जाए। उसी में उसके बाद थर्ड जो यहाँ पर फ्रेमवर्क होगा, वो पॉलिसी एंड मिटिगेशन का होगा कि सरकार ने इसके लिए क्या उपाय लाया है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या सरकार कोशिश करे। कोई भी यह मना नहीं कर सकता है कि अगर कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी वजह से हो रहा है,
तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। उसको हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से हम लोग मुआवजा देकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से एब्जॉल्व नहीं हो सकते हैं। सरकार अगर कह दे कि तुमको मुआवजा दे दिया, मेरा काम खत्म, तो ऐसा नहीं। पॉलिसी एंड मिटिगेशन, नीतियां, और अगर इसमें कोई कुप्रभाव आता है तो इससे निपटने के लिए, मान लीजिए मुआवजा दे दी, एक जगह सपोज करो एक जगह फैक्ट्री लगी, सबको मुआवजा मिल गया, वहां फैक्ट्री चल पड़ी, सब सरकार का काम अपना चल रहा है बढ़िया, लेकिन जितने लोगों को मुआवजा मिला वो सब बर्बाद हो गया, वो सब पैसे वो जुए में खराब कर दिया, इधर उधर खराब कर दिया, और अब वो लोग सब गरीबी में जिंदगी जी रहा है। तो क्या सरकार का यहाँ पर पॉलिसी इंटरफेरेंस नहीं होगा कि अब उनके लिए क्या किया जाए? तो दूर तक इसके प्रभाव को दूर तक कम करने की योजना होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार लमसम मुआवजा दे दिया और काम खत्म। तो आपको मैंने बतलाया टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफेक्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तीसरा पॉलिसी एंड मिटिगेशन, और उसके बाद एक फ्रेमवर्क होगा कंक्लूजन का। इसमें कंक्लूजन में डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट्स डिस्प्लेसमेंट को बैलेंस करना होगा। क्या हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट को हमें सस्टेनेबल बनाना होगा। डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन अगर मास लेवल पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर कुछ लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बड़े स्तर पर लोगों को फायदा हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट जायज है। ऐसी बातें कहकर हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। अगर मास अफेक्ट हो रहा है तो कभी भी उस तरह तो, और थोड़ा सा मिनरल हम निकालने के लिए वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो छोड़ दो, बेटर टू लीव दोज मिनरल्स। धरती के गर्भ में वो मिनरल्स छोड़ देना बेहतर होगा अगर मास लेवल पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन अगर कुछ कम लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उससे बड़े स्तर पर लोगों को फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है, रिसोर्सेस आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का हम डिस्प्लेसमेंट होने देंगे और उसको व्यवस्थित होने देंगे, अरेंज्ड होगा डिस्प्लेसमेंट, और मिटिगेशन ऐसा होगा, दूरगामी जो कुप्रभाव होंगे उसको भी रोकने की उसमें कोशिश की जाएगी। लॉन्ग टर्म अगर उसको हेल्प की जरूरत होगी तो सरकार वह भी सुनिश्चित करवाए। इस तरह का आपको इसमें वे फॉरवर्ड जाके कंक्लूड करना पड़ेगा कि इस तरह का सरकार का नीति होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे को बढ़ाइए, फ्रेमवर्क में बढ़ाइए। ये नहीं कि जो मन में आ रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा है और बचपन से सुनते आ रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के इश्यू को, तो जो मन में आया सो अपना बिना पैर हाथ के लिखे जा रहे हैं। उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, हेडिंग दिखनी चाहिए, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसमें प्रकार होने चाहिए, ये हो गया वो हो गया, प्रभाव में 10 पॉइंट दिखना चाहिए, 5 पॉइंट दिखना चाहिए, सरकार पॉलिसी कैसे ला रही है, सरकार का पॉलिसी अगर पैरालिसिस है तो फिर उसको कंक्लूजन में दीजिए कि ये सरकार को काम किया जाना चाहिए। ठीक है, और बोलिए इसमें कोई समस्या? हाँ राजू बोलिए। माइक को दूर करके बोलो राजू, ईयरफोन लगाए हुए हो क्या? नहीं सर। माइक को दूर करके बोलो। हाँ आप बोलना। राजू का आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा। राजू टाइप कर सकते हो? सूरज तब तक तुम अपना सवाल लो, राजू तुम टाइप करो तो कृष्णा हमें बता देगा कि क्या टाइप किए हो तुम। बताओ सूरज, तुम बोलो तब तक। सर मेरा क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमको थोड़ा सा डाउट आ रहा है। बोलो। तो जैसे उसने जो स्टेटमेंट दिया था कि साथ ही, जैसे बोला कि बीएपी के लचीलेपन को मजबूत किया है, साथ ही उदारीकृत व्यापार और निवेश वातावरण के माध्यम से शेष दुनिया में अर्थव्यवस्था के अधिक जोखिम के कमजोरियां भी पैदा होती है। तो हमें इसका प्रभाव में क्या देना, मतलब कमजोरियां में अपना देश का देना है कि पूरे देश पे प्रभाव, मतलब पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में लिखना है।
क्योंकि लिख रहा है कि शेष दुनिया में अर्थव्यवस्था के अधिक जोखिम के साथ साथ कमजोरियां भी पैदा होती है। क्वेश्चन को नहीं समझे, इस क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो। इस क्वेश्चन में है even though the reform process has strengthened resilience of India's BOP। रिफॉर्म प्रोसेस का मतलब 1991 का सुधार। ठीक है, कह रहा है कि रिफॉर्म प्रोसेस जो शुरू हुआ उससे भारत का बीओपी मजबूत हुआ है और उसी समय एंड एट द सेम टाइम vulnerabilities arise with greater exposure of the economy to the rest of the world। और कह रहा है उसी समय vulnerabilities भी आई क्योंकि हम लिबरलाइज्ड अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। यह बाहरी देशों के बारे में कुछ तुमसे नहीं पूछ रहा है, यह कह रहा है कि वल्नरेबिलिटीज आ गई क्योंकि हम खुल गए, क्योंकि हम ओपन हो गए, ओपन इकोनॉमी हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था खुल गई। उससे क्या वल्नरेबिलिटीज आई? लिबरलाइज ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। तो आपके देश के बारे में पूछ रहा है। इंडियन इकोनॉमी का पेपर हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी का पेपर नहीं लिख रहे हैं। पहली बात, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को ही एक्सप्लेन करना है। और इस क्वेश्चन में कहीं भी सूरज वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में नहीं पूछ रहा है। आप समझिए क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 3 बार पढ़िए। कह रहा है कि मजबूत हुआ है बीओपी। दूसरा पॉइंट पकड़ना है इसमें कि वल्नरेबिलिटीज बढ़ा है और वह अपने देश के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है क्योंकि जब हमने ट्रेड को खोल दिया तो हमारे पास एफडीआई एफआईआई का ऑप्शन आया और उसमें ब्लैक मनी हमारे देश में एफआईआई के रास्ते आ रहा था। बीओपी के कंटेक्स्ट में इसको देखो कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, चालू खाता घाटा होता था, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में जो पैसा बाहर से आ रहा है उसी से तो अपना करंट अकाउंट मैनेज करते थे ना। इस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर, ऐसे ही बोल रहे हो कि समझ रहे हो? नहीं समझ रहे सर। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे सर। अच्छा ठीक है, अपना ही देश के बारे में लिखना है तो अपना एक मिनट एफडीआई एफआईआई से ही हम लोग मैनेज करते थे ना करंट अकाउंट डेफिसिट। जी सर। तो खतरा हुआ या नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि उस समय पार्टिसिपेटरी नोट से पैसा आता था। तो क्वेश्चन तुम्हारे जो तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी में हैपनिंग्स हुआ है, अगर तुम अभी 2 मिनट सुनो। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया। क्या हुआ था क्राइसिस में? फिस्कल डेफिसिट हुआ था, राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं। 36.4% इंटरेस्ट लायबिलिटी हो गई थी, ब्याज देनदारी हो गई थी 36.4%। तुमको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था। तुम वैसी अवस्था में थे कि तुम अगर 100 रुपया उधार लेते थे किसी देश से तो 36.4 रुपया तुम ब्याज देते थे। ठीक है, इस तरह का तुम्हारा हाल था। तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो गया था, तुमको कोई उधार देने वाला भी नहीं था। उसके बाद तुम लिबरलाइज रिफॉर्म प्रोसेस आया, लिबरलाइज्ड हो गए। लिबरलाइज्ड में एफडीआई एफआईआई को तुमने वेलकम किया। क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम्हें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करना था। गेटिंग और नॉट? हमने क्यों खोला अर्थव्यवस्था को? पैसे के लिए खोला ना। तो हमारे पास जब पैसा आने लगा तो वो पैसा का नेचर कैसा था? वो पैसा ब्लैक मनी के रूप में आने लगा, एफआईआई के रूप में आने लगा, वो सीधे आपके शेयर बाजार में आने लगा। वह डायरेक्ट आपके देश में आकर निवेश नहीं करता था किसी कंपनी, वो एफडीआई नहीं था। तो वल्नरेबिलिटीज बढ़ी या नहीं बढ़ी देश की? लेकिन भैया मजबूरी में हम लोग क्या करते, हम लोगों ने इसको सहा। 2005 तक हमारी अर्थव्यवस्था ब्लैक मनी के आधार पर बढ़ रही थी। इसी को जो आपका इंडियन इकोनॉमी में हुआ है उसी को ये पूछ रहा है कि बीओपी क्राइसिस हुआ, रिफॉर्म हुआ तो बीओपी हमारा सही हो गया। तो सही तो होगा, बाहर से पैसा आ गया तो सही होगा। लेकिन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए जब खोल दिया तो उससे वल्नरेबिलिटीज बढ़ गई। इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना था, यही कहानी। ये मेरे नोट्स में सूरज बाबू लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा किसी से लेके और वो समझ में आ जाएगा।
बाकी यहाँ पर किसी भी किताब में बीओपी को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है अच्छे ढंग से। वो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तक ही एक्सप्लेन किया हुआ है। चालू खाता घाटा अगर है तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो क्यों हो रहा है उस पे दिमाग लगाइए। इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, इंपोर्ट गोल्ड का हो रहा है ज्यादा इसलिए हो रहा है, सरकार उससे निपटने के लिए क्या कर रही है वो सब समझिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, और राजू आपका एक बार फिर से कोशिश कीजिए बोलने का, माइक ऑन करके। सर, विस्थापन के विषय में सिर्फ झारखंड के संदर्भ में लिखना था सर, या फिर भारत के संदर्भ में भी इस सवाल में लिख सकते थे? क्योंकि सवाल से ऐसा स्पष्ट नहीं था कि सिर्फ झारखंड के विषय में लिखना है। तुम हमारे साथ मजाक करते हो राजू, लेकिन ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सर, ग्रुप डी का सवाल जरूर था सर, लेकिन ग्रुप डी का सवाल था और आपके पास सिलेबस भी है, और सिलेबस में लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, और चूंकि वो झारखंड का है तो हमें झारखंड के बारे में ही लिखना था। नहीं सर, वो सब कुछ सही था सर, लेकिन सवाल से मतलब लोगों का विस्थापन जो था मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कैसे। भाई सुनो मेरी बात, जहां भी मौका मिले अपना कॉपी को झारखंडमय बनाने की कोशिश करो। इवन की ग्रुप ए बी सी के क्वेश्चन में झारखंड का डाटा डालो। यहाँ तो मौका है ग्रुप डी के क्वेश्चन में झारखंडी बनने का, यहाँ पर सिर्फ झारखंड की बातें हैं। इनफैक्ट की ए बी सी में भी झारखंड डालिए जहां पर संभव हो सकता है। ग्रुप डी झारखंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो, झारखंड का ही क्वेश्चन से स्पष्ट। अब तुम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लिए ना, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आदमी लेता है तब लेता है जब वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बाजू अभी डिटरमाइंड हो कि हमको एग्जाम निकालना है तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेना, जो चीजें हैं वो ये। ठीक है, क्योंकि सवाल को मैं झारखंड के संदर्भ में ही लिखा हूं सर, बस मैं जानना चाह रहा था क्योंकि स्पष्ट चूंकि नहीं है। गलती हो गई बाबू, अब जे सजा दे। चलो, बहुत बढ़िया लगा आज बात करके तुम लोगों से, चेहरा देखे तुम लोगों का, और इसी तरह हम लोग गूगल मीट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि फायदा हो रहा होगा। और खोरठा का टेस्ट आप लोग कल, आज मंगलवार हो गया ना, वेडनेसडे इवनिंग तक दे दीजिए जो लोग नहीं दिए हैं, और फिर हम लोग खोरठा का भी इसी तरह करवाएंगे। मैं कोशिश करूंगा खोरठा वाले में भी मॉडरेटर के रूप में मौजूद रहूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखें और हम लोग एक बेहतर जो इंटरेक्शन है वो कर पाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।